नदरदा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज। मुल्कगीर सतह पर वोटर लिस्ट पर खुसूसी गहरी नजरसानी के मौजू पर तबादला ख्याल। लोकपाल की जानिब से महंगी BMW गाड़ियों की खरीद मामले पर कांग्रेस ने जताया एतराज। जयराम रमेश ने इदारे की कारकर्दगी पर उठाए सवाल। कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत की आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद से मुलाकात। गहलोत ने कहा, बिहार जीतना अपोजिशन इत्तेहाद के लिए है इंतहाई अहम। बिहार में हर खानदान के एक फर्द को नौकरी देने का तेजस्वी यादव का वादा। बीजेपी ने तेजस्वी के वादे को बेनकाब करते हुए इसे करार दिया मशकूक। और अब खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हुई। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इलेक्शन कमिश्नरों डॉक्टर सुखबीर सिंह और डॉक्टर विवेक जोशी की मौजूदगी में की। कमीशन ने मुल्कगीर सतह पर वोटर लिस्ट पर खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR की मश्क के लिए तमाम रियासतों की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान CEOs को पहले जारी करदा हिदायत पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कमीशन ने DOs, EROs, AEROs, BLOs और BLA की तकर्री और तरबियत की सूरत हाल का भी जायजा लिया। इंसदाद बदउनवानी इदारे लोकपाल की जानिब से महंगी BMW गाड़ी की खरीदी के मामले में कांग्रेस ने सख्त एतराज़ करते हुए पूछा है कि आखिर लोकपाल को इन महंगी गाड़ियों की क्या ज़रूरत आन पड़ी। पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी इतनी महंगी गाड़ियों में सफ़र नहीं करते, फिर लोकपाल के चेयरमैन और 6 अरकान को BMW कारों की क्या ज़रूरत। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जयराम रमेश ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि लोकपाल अब लोकपाल नहीं रहा, बल्कि ये शौकपाल बन गया है। ये लोकपाल नहीं रहा, ये तो शौकपाल हो गया। शौकपाल और शौकपाल दोनों हो गया। 2012-13 में जो अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, RSS ने मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ जो प्रचार किया था, लोकपाल चाहते हैं, लोकपाल होना जरूरी है, लोकपाल के बिना हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा, लोकपाल 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 का मंत्र जप रहे थे। अनशन में गए अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, सभी। RSS का प्रचार था, RSS इसके पीछे सूत्रधार थे, बीजेपी में शामिल हुई थी। और आज वो लोकपाल देखिए क्या कर रहा है, 7 BMW खरीदने का टेंडर निकाला है। ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आता इन्होंने किया क्यों। और हम लोग सब जानते हैं कि लोकपाल में कौन लोग नियुक्त हुए हैं। जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री चाहते हैं, उन्हीं के चहीते लोग को नियुक्त किया गया है। तो ये तो लोकपाल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अब जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि जंगों ने एक हाइब्रिड और गैर मुतनासिब शक्ल इख्तियार कर ली है। रिवायती दिफाई नुक्ता नज़र अब लागू नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी हुकूमत ने मुस्तकबिल के लिए तैयार है और मजबूत मुसल्लह अफवाज की तामीर के लिए कई जुरतमंदाना और फैसला कुन इस्लाहात भी किए गए हैं। साथियों, आज के समय में हम सभी देख रहे हैं कि शासन का तरीका भी बदल चुका है। देश का विकास सरकार, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी के बीच एक मजबूत कोलैबोरेशन से हो रहा है और इस समय हर विभाग, हर संस्था मिलकर काम कर रही है। इसे ही आज की भाषा में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच कहा जाता है। और इसका सीधा अर्थ यही है, जब देश के विकास और सुरक्षा की बात आती है तो हर व्यक्ति, हर संस्था की भागीदारी ये जरूरी होती है। और हम सब इस सोच का हिस्सा हैं, क्योंकि जब देश की बात आती है तो जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सब की होती है। हम सबको इसके बारे में सोचना पड़ता है। साथियों, आज के ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, सिविल और मिलिट्री डोमेन्स
धीरे धीरे एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी अब पहले से कहीं अधिक इंटरलिंक्ड हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एक अवामी इजलास मुनक्किद करने जा रहा है, जिससे तमाम दीनी व मिली रहनुमा, सियासी पार्टियों के सरबराहान, मेंबरान पार्लियामेंट, अक़लियती रहनुमा और सिविल सोसाइटी के अफराद खिताब करेंगे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ तहरीक के कन्वीनर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक बयान में कहा कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम के दूसरे मरहले के रोड मैप का ये एक अहम प्रोग्राम है, जिसमें पूरे मुल्क से बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। मीटिंग के बाद गहलोत ने कहा कि बिहार जीतना अपोजिशन इत्तेहाद के लिए इंतहाई अहम है। गहलोत से जब तेजस्वी यादव को वज़ीर आला का उम्मीदवार करार देने से मुतालिक सवाल किया गया तो इन्होंने इसका जवाब देने से गुरेज किया। असेंबली की 243 सीटों में से आरजेडी और कांग्रेस बिलतरतीब 143 और 61 सीटों पर मुकाबला कर रही है, लेकिन दोनों पार्टियां कम अज़ कम 5 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई की तरफ भी बढ़ रही हैं। भाई अच्छी बात हो गई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी। जहाँ कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, वो दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट के परसेप्शन भी होते हैं। बीजेपी एमपी रविशंकर प्रसाद का कहना है कि बिहार में एनडीए को फैसला कुन जीत मिलेगी। इन्होंने तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी वाले ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा कि यह काबिले अमल नहीं है। आप सबों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं, चित्रगुप्त पूजा की सब शुभकामनाएं। छठ मैया आप सबों को खूब आशीर्वाद दे, पूरे प्रदेश के लोगों को आशीर्वाद दे। और जैसा मैंने पहले कहा था, हर दिन बदलाव हो रहा है और निर्णायक जीत होगी एनडीए की बिहार में। कहिए ये पेच क्या सुलझाने मैं जाऊं? ये तो होना ही था। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है तो ये होता है, जब दिलों का नहीं होता है तो ये नहीं होता है। तो इसीलिए आज एनडीए के लोग काम में लग गए हैं। जो लोग खड़े थे अमित शाह के कारण वो बैठ भी गए आग्रह पर। ऐसे ही काम होता है ना। ऐसा है, वो घोषणा करें दीजिए ना। 15 साल पिता माता जी में क्या नौकरी मिली थी बताइए। और ये बात तो अमित शाह ने भी कही है, मैंने भी कही है टीवी प्रोग्राम में, कि बिहार का बजट है 23 लाख करोड़ और जो हर घर में नौकरी देने की बात करते हैं उसमें लगेगा लगभग 21 लाख करोड़। कहां से पैसा लाएंगे? बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव को बिहार में हर खानदान के एक फर्द को नौकरी देने के वादे पर तनकीद का निशाना बनाया। बिहार की आबादी और रियासत के मुख्तस बजट का वाज़ेह रियाज़ियाती तजिया पेश करते हुए त्रिवेदी ने दो टूक अल्फाज में तेजस्वी के वादे को बेनकाब करते हुए इसे मशकूक करार दिया। श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। इससे पहले उन्होंने यह दावा किया था कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। मुझे लगता है कोई भी गंभीर व्यक्ति समझ सकता है बिहार की आबादी वर्तमान समय के प्रोजेक्शन के अनुसार 13.5 करोड़ है और 4.2 पर्सन पर फैमिली ऑन एन एवरेज होते हैं। अगर आप उससे डिवाइड करें तो 3 करोड़ कुछ लाख के आसपास आता है। 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरियां, उनको आप हटा दें तो भी 2 करोड़ 90 लाख के आसपास परिवार पड़ते हैं। और हर व्यक्ति को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो मिनिमम 30-35 हजार तनख्वाह से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह होती है, यानी 70-75 हजार रुपए ऑन एन एवरेज सैलरी पड़ेगी। तो मतलब 10 लाख रुपए साल, और 10 लाख रुपए साल को अगर आप 2 करोड़ 90 से गुणा कर दें तो 29 लाख करोड़ रुपए। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। कहावत होती है उतने पांव पसार।
एलजेपी रामविलास पासवान के सरबराह चिराग पासवान का कहना है कि एनडीए पूरी तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरी है और एनडीए में इत्तेहाद है। चिराग पासवान ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद में किसी को ये नहीं पता चल रहा है कि कौन उम्मीदवार है। देखिए, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, मैं बोलूँगा तो शायद ये कहा जाएगा कि मैं गठबंधन का सहयोगी हूँ, इसीलिए अपने गठबंधन की तारीफ कर रहा हूँ। बट जब से नामांकन सभाएं शुरू हुई है और अब तो विधिवत तरीके से प्रचार भी शुरू हो गया और एनडीए की ये ताकत है कि दैट वी हैव सेट द बॉल रोलिंग। हम लोगों ने तो भैया कैंडिडेट, प्रत्याशी, नामांकन सब हम लोग का सेटल है। अनलाइक महागठबंधन जहाँ पे यही नहीं पता कि एक विधानसभा से कितने लोग, कितने दल के लोग वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हैविंग सेड दैट, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ एक बात तय है, मतलब बिना किसी बढ़ा चढ़ा के बोलने के, एनडीए की सरकार बनने जा रही है और मजबूत सरकार। उसके कारण हम लोग की ताकत तो है ही। पिछली बार भी आज जिन लोगों को घमंड है और जो घमंड में दूसरों को आंखें दिखा रहे हैं, राजद जैसी पार्टी, पिछली बार भी वो जीते सिर्फ इसलिए थे क्योंकि एनडीए डिवाइडेड था। अगर उस वक्त भी हम लोग यूनाइटेड होते, उस वक्त भी अगर मैं, उपेंद्र जी, हम सब साथ मिलकर लड़ते, तो ये लोग अपना शायद कई जगह पे खाता भी नहीं खोल पाते, दहाई का आंकड़ा भी ये लोग पार नहीं कर पाते। इस बार तो हम दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली हुकूमत छठ पूजा की तैयारियां कर रही है, ज़ेर-ए-इल्तवा कामों को तेज किया जा रहा है। रेखा गुप्ता ने कहा कि हर कोई चाहता है कि छठ को खूबसूरती से मनाया जाए। लगातार तैयारियां दिल्ली सरकार कर ही रही है, उसको और हाई लेवल पे ले जाते हुए हमने जैसे जैसे छठ नज़दीक आ रही है और उसमें जो भी काम अभी पेंडिंग है उसको स्पीड अप करना है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था, उसमें हर प्रकार की सारी चीज़ों को जोड़ते हुए दिल्ली में एक दिव्य, एक भव्य छठ की जो तैयारी है वो हर लेवल पे चल रही है और उसका कंसर्न हर व्यक्ति है। वो माननीय उपराज्यपाल महोदय भी हैं, वो सरकार भी है, वो मंत्री भी है, हर व्यक्ति चाहता यही है कि छठ जो है बहुत सुंदर हो। और हमने आज हरियाणा सीएम से भी बात की है, यूपी सीएम ऑफिस से भी बात की है और जो भी सहयोग हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है वो हमें मिलेगा। हम उस तरीके से अपने दिल्ली में जो प्रॉब्लम हमें नियर बाय स्टेट से आती थी उसको समाधान भी मिलेगा। तो छठ पूजा की तैयारियां जारी है। आम आदमी पार्टी के एमएलए संजीव झा ने मुंसिफ टीवी से खुसूसी बातचीत में कहा कि रेखा गुप्ता हुकूमत ने पूर्वांचल के लोगों को धोखा दिया है। इन्होंने कहा कि छठ पूजा के त्यौहार को मनाने के लिए कोई खास काम नहीं किया जा रहा, जबकि इन पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। छठ को लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी तैयारी चल रही है। अभी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें काफ़ी सारे इल्ज़ाम आयद किए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलए संजीव झा। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियाँ, क्या ख़ास तरह से किया जा रहा है? आपने काफ़ी एलिगेशन लगाए, काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि यमुना या दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी रहो 1000 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन करा रही थी। जब इनकी सरकार दिल्ली में थी 1993 में, तब एक भी जगह छठ पूजा नहीं होता था। डेटा है, आंकड़े हैं, पूछ लीजिए कोई मिले इनसे अगर तो। कांग्रेस की सरकार थी, 60 जगहों पर पूजा होती थी, हमने 1000 जगहों पर किया। हमने हर विधानसभा में मॉडल छठ घाट बनाया। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री का, वो कह रही हैं हर जिले में मॉडल घाट होगा। क्यों कम कर दिया भाई तुमने? जब 90 जगह पे पूजा हो रहा था मॉडल घाट बना करके, तो तुमने 12 कैसे कर दिया? और 90 से 12 करके तुम कह रहे हो भव्य आयोजन करेंगे, तो कैसे भव्य आयोजन होगा बताइए आप? दूसरी बात कि यमुना पे छठ पूजा का आयोजन का इन्होंने कहा कि यमुना पे छठ पूजा होगा। फिर 2021 में डीडीएमए ने कहा कि यमुना घाट पे छठ पूजा नहीं होगा। डीडीएमए की अध्यक्षता एलजी कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री उस समय अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने चिट्ठी लिखा कि यमुना के किनारे पूजा होने देना चाहिए। अब समझिए, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के चिट्ठी को नज़रअंदाज करके पूजा रोक दिया गया। और एलजी अध्यक्ष थे और एलजी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उन्होंने इसलिए रोका कि आम आदमी पार्टी की सरकार की बदनामी हो जाएगी। तो आम आदमी पार्टी से बदला लेते लेते इन्होंने दिल्ली के पूर्वांचल के लोगों से बदला ले लिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 5 साल फिर पूजा क्यों रोका आपने? इसके जिम्मेदार कौन है? आप फिर पूर्वांचल वासी आपको माफ़ क्यों करें? जवाब देना चाहिए इनको। आज सीएम ने काफ़ी सारे बताया है कि शानदार तरह से प्रोग्राम हो रहा है और जगह जगह जो है छिड़काव किया जा रहा है, मतलब पूरी तरह से ख़ास तौर से तैयारी की जा रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि छठ को लेकर किस तरह तैयारी है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले कहा आपको कि मॉडल जगह तो 70 था,
आपने 12 कर दिया और आप कह रहे हैं भव्य आयोजन होगा। तो मुझे आपकी तैयारियों पे शक है। आम आदमी पार्टी की सरकार सारी सुविधाएं सभी घाटों पर देती थी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारी सुविधाओं के साथ जब छठ व्रती छठ घाट पर जाएं तो उनको वो सारी सुविधाएं मिलें। इसमें किसी तरह गंदी राजनीति ना करें। छठ पूजा आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है और छठी मैया गंदी नियत रखने वालों की भी और राजनीति करने वालों को भी माफ़ नहीं करती हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे संजीव झा, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की हुकूमत में छठ पूजा को लेकर काम हुए उस तरह से नहीं किए जा रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट जो पूर्वांचली आवाम है उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रही है। कैमरामैन बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी पर मुंसिफ टीवी के साथ बात करते हुए डॉक्टर सैयद अहमद खान ने लोगों को हल्का और सादा खाना खाने और ख़ास एहतियात बरतने का मशवरा दिया। वहीं डॉक्टर उज़ैर ने मास्क पहनने पर जोर दिया। असल में ये तो एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी महसूस कर सकता है कि इस वक्त जो पोल्यूशन है उसके ख़तरात जो है स्किन एलर्जी, ब्रांकियल अस्थमा और बच्चे और ख़वातीन, ख़ास तौर से हामिला ख़वातीन, उनके लिए बहुत दिक्कत है। चूँकि जाहिर है कि उस सूरत में जब खांसी का दौरा पड़ता है एक तरह से, तो उसमें स्टमक भी डिस्टर्ब होता है। तो जो हामिला ख़वातीन उनको काफ़ी ख़तरा होता है। बच्चे जो है बहुत मासूम होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उन पर ये बहुत तेज़ी से असरअंदाज होता है। तो ये बहरहाल इसकी जो कैफियत है, इसको सूरत हाल बदलने के लिए हुकूमत को अक़दाम करने चाहिए। जैसा कि कहा गया था कि अगर पटाखे होंगे तो हम उसको पोल्यूशन को रोकने के लिए एक कृत्रिम यानी मसनूई बारिश करवाएंगे या जो भी कुछ है, क्योंकि जो तदाबीरें हैं वो अख्तियार की जानी चाहिए, शहर की आबो हवा साफ़ रहे। अब ये ज़िम्मेदारी चूँकि शहरी तो निभा नहीं सकता बेचारा, अब वो ज़्यादा ये कर सकता है कि घर से कम निकले, तो लेकिन जिसको ज़रूरत है, काम है, तकाज़े हैं, कितना घर में बैठा रहेगा इंसान। तो ये एक मसला है बहुत बड़ा। आइंदा हुकूमत को चाहिए कि इन सब बातों पर सख्ती से कंट्रोल किया जाए कि ये पोल्यूशन का फैलाना जो है ये किसी भी मज़हब का हिस्सा नहीं होता। देखिए, एहतियाती तदाबीर के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एहतियात है, वो है मास्क का लगाना। अक्सर आप देख रहे हैं कि लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जबकि मालूम है इतना पॉल्यूशन है। एहतियात करनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि एहतियात के साथ साथ आप मास्क लगा के जाएं। दूसरा बहुत एक सिंपल है, अदरक और शहद, अदरक का रस और शहद को आप दिन में 3 से 4 बार ज़रूर चाटें, ताकि ये गले की खराश को दूर करेगा। और अगर आपको बेहतर करना है तो नमक और पानी के गरारे रात को सोने से पहले करें। भाप, स्टीम आज के वक्त के अंदर बहुत आसानी से मुहैया है। आप उसकी स्टीम लें और उससे फेफड़ों के अंदर जो जमने वाला जो पॉल्यूशन होता है वो हटेगा, आलूदगी हटेगी। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में इस साल 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के दरमियान 415 जगहों पर पराली जलाने के वाक़यात रिकॉर्ड किए गए, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदादो शुमार के मुताबिक पिछले साल इसी मुद्दत के दौरान 1510 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए थे। हुक्काम का कहना है कि खेत की सख्त निगरानी और किसानों को पराली जलाने के मुज़िर असरात के बारे में आगाही मुहिम का भी असर पड़ा है। पंजाब के वज़ीर सेहत डॉक्टर बलबीर सिंह ने दिल्ली के वज़ीर मनजिंदर सिंह सिरसा को ये दावा करने पर तनकीद का निशाना बनाया कि पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली के आलूदगी के बहरान में इजाफा हुआ है। डॉक्टर बलबीर ने कहा कि सिरसा का बयान गैर मंतकी और बेबुनियाद है। मनजिंदर सिरसा जी का जो बयान है ना, वो तथ्यों पर आधारित नहीं है, मतलब बेतुका बयान है और शर्मनाक बयान है, इलॉजिकल, मतलब उसमें कोई अकल की बात तो मतलब उनके आसपास भी नहीं अकल तो खैर। तो देखो, जो वो कर रहे हैं पोल्यूशन की बात दिल्ली में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पंजाब से धुआं आया। पंजाब का धुआं पंजाब में पोल्यूशन नहीं कर रहा है, चंडीगढ़ में नहीं कर रहा है, अम्बाला में, कुरुक्षेत्र में नहीं कर रहा है और जाके सीधा दिल्ली में धुआं कर रहा है वो। और गुड़गांव में भी कहाँ से, वो भी यहीं से जा रहा है। मतलब जो बिहार में पोल्यूशन है वो कहाँ से आ रहा है, जो वेस्ट बंगाल में पोल्यूशन है वो कहाँ आ रहा है। पूरे देश में पोल्यूशन है। पूरा इंडो जेंजेटिक प्लान जिसको कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश और दूसरे सारे भी जो होते हैं, तो हर जगह पे पोल्यूशन।
यूपी के एक मंदिर में एक बुजुर्ग दलित शख्स को मुबैना तौर पर मारा पीटा गया। यूपी कांग्रेस के सरबराह अजय राय ने कहा कि ये गैर इंसानी है। इन्होंने कहा कि यूपी में दलितों की मुसलसल तजलील की जा रही है। बीजेपी दलित मुखालिफ है और वो पूरे मुल्क में दलितों की तौहीन कर रही है। देखिए, ये बहुत ही मैं कहूँ कि अमानवीयकृत है। अमानवीयकृत इसलिए कि एक दलित बुजुर्ग जो अस्वस्थ है, तबीयत उसकी खराब है, उससे अगर अस्वस्थता के कारण से कहीं पेशाब निकल जाती है तो आप उसको चटवाएंगे, आप उसका अपमान करेंगे। ये क्या है? ये दलितों का अपमान है। ये जो काकोरी के ये रामपाल रावत जी हैं, इनका देखिए वीडियो आया मेरे पास। अपना नाम बताइए। ये देखिए, क्या हुआ आपके ये रामपाल रावत है, ये दलित व्यक्ति जिसको यूपी के एक मंदिर में मुबैना तौर पर दलित शख्स के साथ बदसलूकी पर एसपी के शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ये काबिल मजम्मत वाक़या है, ये नाकाबिल तसव्वुर है। इन्होंने लोगों से अपील की कि बीजेपी और आरएसएस को रियासत के साथ साथ मुल्क से भी हटा दें। निंदनीय घटना है। एक बुजुर्ग के साथ जो किया गया है अक्षम्य है और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों का चरित्र यही है। तो जिस तरीके से दलित और बुजुर्ग, सबसे पहली बात बुजुर्ग बीमार था, बीमार होने के नाते अगर हो गया तो वो तो साफ हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के लीडर कुणाल घोष ने बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी बाज मामलों को उजागर करती है जबकि इसी नौइयत के मामलों को यकसर नजरअंदाज कर देती है। ये लोग कहां पर थे जब मालदा में जूनियर डॉक्टर का मौत हो गया था, लेडी डॉक्टर जो स्टूडेंट था होटल में, और अरेस्ट कौन हुआ? अरेस्ट आरजी कौर का एक जूनियर डॉक्टर हुआ। तो ये क्या सिलेक्टिव प्रोटेस्टर है? वो दुर्गापुर में क्या है? वो डॉक्टरी स्टूडेंट को, वो लेडी को कौन जंगल में ले गया? अभी तो सब निकल रहा है उनका जो फ्रेंड है डॉक्टरी, वो। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने पुणे के शनिवार वाड़ा में मुस्लिम ख्वातीन की नमाज पढ़ने के मामले पर हो रही सियासत पर शदीद रद्दमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि दानिस्ता तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। नितेश राणे का धंधा ही यही है, बेचारे के पास दूसरा कुछ काम ही नहीं है। अब हाजी अली में क्यों वहाँ पे कागजात करेंगे? क्या वो जहाँ पे उन्होंने नमाज पढ़ी थी, क्या वो जगह जो है मंदिर थी? क्या वो मंदिर तो नहीं थी। अगर मंदिर भी होती, कोई नमाज पढ़ लेता तो कोई बात नहीं। अगर आप हाजी अली में गए हैं और आपका टर्म फिक्स है कि आपको 2 बजे ही नमाज पढ़ना है और आपका टाइम हो जाए, आप वहाँ से कहीं नहीं निकल सकते, तो वहाँ आप पूजा कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको। मुसलमानों का दिल बड़ा है, ऐसा कभी नहीं। और वो जो था। एमआईएम लीडर वारिस पठान ने भी पुणे वाक़े पर अपना तबसरा किया। वारिस पठान ने कहा कि बीजेपी मुनाफरत की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि बरसों से हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते आए हैं, लेकिन इस वक्त हालात को बिगाड़ा जा रहा है। देखिए, पुणे में जो घटना हुई शनिवार वाड़ा के यहाँ पे, तो ये कि कुछ 2-3 मुस्लिम महिलाओं ने, जुम्मा का वक्त था, अब वक्त पे नमाज पढ़ना था, तो उन्होंने एक ओपन जो गार्डन जैसा है वहाँ पे खड़े रह के उन्होंने नमाज पढ़ी। अब नमाज पढ़ने के बाद में इतना हल्ला, वो लोग ऐसे पहाड़ टूट पड़े, आसमान टूट पड़ा। एक 3 मिनट की नमाज में उनका वीडियो बना के किसने वायरल कर दिया। तो कुछ हिंदूवादी संगठन मोर्चा लेके चले गए, गौमूत्र लेके चले गए वहाँ पर शुद्धिकरण करने के लिए। सऊदी अरब की काबीना ने वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास में आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। इजलास में पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के दरमियान फ़ौरी जंगबंदी और पायदार अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ का खैर मक़दम किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास की कार्रवाइयों को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसकी मजम्मत की और ख़बरदार किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी इत्तेहादी उनकी दरख्वास्त पर गज़ा में दाखिल होकर कार्रवाई करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अमरीका के कई इत्तेहादी ममालिक गज़ा जाकर ताकत दरअंदाजी में हिमायत करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि अगर हमास ने अपने रवैये को दुरुस्त ना किया और मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी रखी तो मशरिक़ वस्ता और उसके अतराफ़ कई अजीम इत्तेहादी इनके कहने पर गज़ा जाने और हमास को सज़ा देने पर आमादा है।
अफ्रीकी मुल्क युगांडा में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें कम से कम 63 अफराद की मौत वाक़ हो गई। 2 बसें और 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। 4 गाड़ियों के टकराने से इलाके में चीखों पुकार मच गई, जिसके बाद मुकामी लोग वहां पहुंचे और पुलिस को हादसे की जानकारी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।